हेलो दोस्तों, आज वर्णमाला का हम तीसरे भाग का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा पिछले के भाग में हमने बताया था, जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने बताया था व्यंजन के बारे में और व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में, लेकिन वो वर्गीकरण अधूरा था क्योंकि व्यंजन को वर्गीकृत करते समय ये वर्णों के वर्गीकृत का आखिरी चैप्टर है, आखिरी टॉपिक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल व्यंजन का ही वर्गीकरण है। व्यंजन के वर्गीकरण का जो दूसरे भाग के वीडियो था उसके आगे हम व्यंजन को और दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग घोष तथा प्राण के आधार पर करते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन के बारे में, उसके वर्गीकरण में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उष्म व्यंजन के बारे में जिसको संघर्षी भी कहते हैं, और हमने पढ़ा था किसके बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में और द्विगुण के बारे में जिनको उच्छिष्ट भी कहते हैं। लेकिन उनमें से हमारा संयुक्त वालों को छोड़ दिया जाए और द्विगुण वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हमारे जो व्यंजन है उनको हम लोग घोष और प्राण में भी बांटते हैं। ठीक है, उनको हम लोग घोष तथा प्राणों के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं, और जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जिसे याद करने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, उसका ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके आधार पर, इस टेबल के आधार पर आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। पहले इस टेबल को हम समझते हैं। क्या है इसमें, ये जो हमारा है ये वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन का सेंस ये है कि ये हमारा कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन को में पांच वर्ग होते हैं। हमने क्या बताया था कि स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग, और जिन प्रत्येक 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल मिला के हमारे वर्णों की संख्या 25 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब यही हमें समझना है कि इस 5 वर्गों को और उनके वर्णों को किसके अंदर रखा जाएगा, कौन सा घोष होगा और कौन सा प्राण होगा। तो इसको हम बहुत आराम से समझेंगे, और जब इसको आसानी से जब हम इसे समझ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ये सारा का सारा समझ लीजिए कि घोष और प्राण का 80% हिस्सा कवर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें और भी 2 पॉइंट आते हैं जिसमें ऊष्म तथा अंतस्थ आते हैं। संयुक्त तो द्विगुण नहीं आते, लेकिन ऊष्म तथा अंतस्थ तो आते हैं। वो कैसे होगा वो आगे चल के बताते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, पहला हमारा टेबल में देखिए लाइन किस चीज़ का, अघोष का, दूसरा हमारा अघोष का। ठीक है, इसका सेंस ये बनता है कि हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण जो है वो क्या होगा, वो हमारा अघोष होगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, संघोष, घोष और संघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि संघोष को ही हम लोग घोष भी बोलते हैं, यानी संघोष 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 बोलिए, घोष 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 बोलिए, बात एक ही है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होगा, वो हमारा संघोष होगा। क्लियर है, अघोष क्या है, पहला दूसरा, संघोष क्या है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या है, प्राण को समझते हैं। प्राण में हमारे 2 प्राण होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, और इनको हम कैसे क्लेरिफाई करते हैं, तो देखिए इस तरह से हम बनाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। देखिए बहुत ही पेचीदा लगता है, लेकिन ये अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान से आप इस ऑप्शनल क्वेश्चन तो बहुत आराम से टिक कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव में तो वही पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब इसमें देखिए क्या है, ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और महाप्राण क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। क्लियर है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प, दूसरा और चौथा हमारा महा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम समझते हैं, ये तो सिर्फ हमारा स्पर्श व्यंजन याद करने का हिस्सा है। स्पर्श व्यंजन ही तो समझ लीजिए कि हमारे व्यंजन वर्ण में मैक्सिमम हिस्सा कवर करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं हमारे उष्म और अंतस्थ को याद करना। संयुक्त और द्विगुण तो इसमें आता नहीं, उष्म और अंतस्थ को याद करना, लेकिन उसे हमें याद करने का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। उसके लिए हमें इस नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से अगर हमारी चीज़ों को लिखा रहेगा तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, पहले की लाइन इसके लिए, उसके बाद की लाइन हमारे उष्म या अंतस्थ के लिए। तो देखिए अघोष में क्या आता है, अघोष में हमारे आते प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उष्म। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उष्म। तो देखिए अघोष में पहला और दूसरा तो यहाँ पर क्लियर है। अब उष्म में आते क्या है, तो पुरानी वीडियो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा मैं लिख रहा हूँ। क्या होता है, उष्म में हमारे तीनों स आते हैं और हमारे ह आते हैं। ठीक है, तीनों स और ह। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, ह को छोड़कर। अघोष में
उष्म आता तो है, लेकिन ये बेचारा ह अघोष के फैमिली में नहीं शामिल किया जाता है, इसको भगा दिया जाता है कि आप हट जाओ, आप हमारे हिस्से में नहीं आते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उष्म व्यंजन आते हैं, तीनों स ह को छोड़कर। क्लियर है? थोड़ा टॉपिक यही, ये जो ह है ये ऐसा पेचीदा है जिसको बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला, बाकी तो आसानी से याद हो सकता है। फिर इसके बाद आता है संघोष के बारे में, जिसको घोष भी कहते हैं। तो जो ह यहाँ नहीं है वो कहाँ चला जाएगा, दो ही फैमिली है, या तो हम क्या अघोष में जाएंगे या तो संघोष में जाएंगे, तो किसी, अब उसने नहीं एक्सेप्ट किया तो अगला तो करेगा ही और कहीं जा नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखिए, याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन में सारे के सारे वर्ण आएंगे, इसमें किसी को छोड़ना और उठाना नहीं है। और अंतस्थ में आते कौन से हैं, तो अंतस्थ में आते य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ में क्या आता है, य, र, ल, व, और इसमें सारे लेना है, किसी को छोड़ना नहीं। और जो बेचारा वहाँ रह गया वो यहाँ पर शामिल है, देखिए, तथा ह, यानी इसमें ह भी शामिल हो जाता है। क्लियर है? तो संघोष में हमारे क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए संघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ह शामिल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आता है हमारा, ये घोष हो गया, घोष को हमने समझा, अघोष और संघोष को। अब आता है हमारा प्राण के बारे में। प्राण ज़्यादातर बच्चे इसको याद करते हैं, बहुत, ये जब नहीं होता है तो वो एक एक वर्ण को याद करते हैं या इस तरह से याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें देखिए अल्प प्राण क्या है, तो इसमें हमारा बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के कन्फ्यूज़न वाला भी नहीं, ह जैसा कुछ छोड़ना कुछ लेने वाला कोई टॉपिक इसमें नहीं है, तो आराम से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या, ये हमारे अल्प प्राण हैं। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 135। ठीक है, ये हमारे क्या, ये हमारे अल्प प्राण हैं। और इनके साथ साथ अगर हम 135 में क्या जोड़ दें, अंतस्थ व्यंजन के 4, यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के जो वर्गीय हैं उनके साथ हमारा अंतस्थ व्यंजन जोड़ दें। और अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा पूरा जुड़ेगा, कोई भी एक चीज़ छोड़ना या लेना नहीं है, या दूसरे फैमिली का किसी को उठाना नहीं। इसमें जो है भैया अपने परिवार का किसी को भगाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन पूरे आ जाएंगे, जो हमारे होते हैं य, र, ल, व। क्लियर? बात समझ में आया? तो बहुत आसान से हो सकता है कि अल्प प्राण में हमारे पहले, तीसरे, पांचवें आ गए और इनके साथ साथ य, र, ल, व। ठीक है, फिर आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या है, महाप्राण में हमारे प्रत्येक वर्ग के, महाप्राण में हमारे क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा उष्म व्यंजन। दूसरा, चौथा, आप महाप्राण यहाँ देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको पढ़ने से, इसको समझने से सारे क्लियर हो जाते हैं। वर्गीय तो पूरे क्लियर हो जाते हैं, स्पर्श में हमें दिक्कत ही नहीं होता कि घोष क्या है या प्राण क्या है, बस अंतस्थ और उष्म में ध्यान देना है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है, तो जैसे उष्म व्यंजन में हमने बताया कि तीनों स, ठीक है, और ह आता है। तीनों स कौन कौन से हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, और उनके साथ साथ ह आता है। और इसमें जो है ह भी शामिल रहेगा, सारे के सारे हमारे क्या है, अल्प प्राण के अंदर आएंगे, अरे महाप्राण के अंदर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, महाप्राण के अंदर आएंगे, छूटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सारे के सारे रहेंगे। तो बहुत आसान है, ये बात क्लियर हो गया। इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर वर्णमाला पूछा जाता है तो यही सब जो टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कोई आपका क ख ग वगैरह नहीं पूछता है, बल्कि यही पूछा जाता है कि वो उनके वर्गीकरण के बारे में या तो क्वेश्चन बनते हैं या तो उनके उच्चारण स्थान के बारे में। तो अगला ये लास्ट टॉपिक वर्णमाला का जो चौथा पार्ट का वीडियो हम बनाएंगे वो हमारा यही रहेगा कि उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण याद रखिएगा, स्वर वर्ण भी और व्यंजन वर्ण भी, वो कहाँ से निकलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, उच्चारण अगर शुद्ध होता है तो कन्फर्म है कि वो उच्चारण स्थान उसी स्थान से निकले जहाँ से उसको निकलने के लिए हम बताएंगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ट्राई करते हैं और बोलते हैं नहीं सर यहाँ से नहीं निकल रहा, वहाँ से नहीं निकल रहा है, लेकिन क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपने उच्चारण को गलत किया है। अगर उच्चारण शुद्ध होगा तो उसके जो उच्चारण स्थान है उसी जगह से वो वर्ण निकलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में अगला टॉपिक होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। और उसके साथ साथ उस टॉपिक में आखिरी तो रहेगा, इसलिए उसमें वर्णमाला के कुछ ऐसे विशेष बिंदु भी हम बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है,
इनमें जो चीज़ें बताएगा उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।